अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अभी हम जाने वाले हैं असारा विलेज में। असारा विलेज जो बागपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और वहाँ पे मौजूद है एक बहुत ही मारूफ शख्सियत जिनको जानते हैं डॉक्टर अनीस अहमद के नाम से। डॉक्टर अनीस अहमद चेयरमैन हैं न्यू इंडिया फाउंडेशन के और मैनेजर हैं आईएएस इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स के, जिनके 2 स्कूल उसी गांव में कामयाबी के साथ चल रहे हैं, जिनके पास इंडिया से लेके और गल्फ तक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जो इंडिया के आर्मी स्कूल में टीचर रहे, हमदर्द पब्लिक स्कूल दिल्ली में वाइस प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदे पे फाइज रहे। उसके बाद 26 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास दुबई, शारजा और कुवैत का, जहां बहुत रिप्यूटेड स्कूल में प्रिंसिपल और डायरेक्टर के ओहदे पे फाइज रहे। हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। आज हम उनसे बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, बच्चों के बिहेवियर के बारे में, बच्चों क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे शो में और आपका मुकम्मल तारुफ जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया उमर अख्तर साहब कि आप यहाँ आए। और मैं तो एक बहुत ही अदना सा आदमी हूँ, गांव से ताल्लुक़ है, सारा गांव से ताल्लुक़ है। और बहरहाल एक एजुकेशन का एक लंबा सफ़र है, 43 साल का तकरीबन सफ़र है, जो शुरू होता है 1982 में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। 7 जो बोर्डिंग स्कूल हैं लड़कों के लिए होते हैं, और वो अब तो खैर लड़कियां भी उसमें आने लगी हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कराते हैं। तो वहाँ हम रहे 7 साल, फिर उसके बाद दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, वहाँ 8-9 साल रहे। फिर 2 साल हमदर्द में गुजारे सैयद हामिद साहब के साथ एज वाइस प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर वहाँ से दुबई चले गए, एक ग्रुप था निम्स के नाम से, एक ग्रुप है, आज भी है वो ग्रुप, बड़ा ग्रुप है, 18-20 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं उस ग्रुप में। वहाँ मैं एज एजुकेशन ऑफिसर गया। फिर 2001 में मैं चला गया कुवैत दुबई से एज ए फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 26 साल गल्फ में गुजारे हैं, दुबई में और कुवैत में, और एज ए प्रिंसिपल, एज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एज एजुकेशन ऑफिसर 6 स्कूल मैंने इस्टेब्लिश किए गल्फ में, जिसमें ब्रिटिश करिकुलम और इंडियन करिकुलम के स्कूल होते हैं। माशाल्लाह। नाजरीन, आज सबसे खुशी की बात है कि डॉक्टर अनीस अहमद के साथ हम मौजूद हैं और उन्हीं के गांव का स्कूल जो आईएएस इंटरनेशनल एकेडमिक ऑफ स्कॉलर्स है, इस स्कूल में तमाम एक्सपीरियंस लेने के बाद अपने गांव में आए, एक दर्द लेके आए कि इलाके में आएंगे, एक अच्छा स्कूल, इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बनाएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे। आज उसी स्कूल में मौजूद होकर आज ये हम बातें कर रहे हैं और बच्चों के एजुकेशन से मुताल्लिक हम बहुत सारी बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, 2014 से मैं भी स्कूल में हूँ, लेकिन जो यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मैं जो फेस कर रहा हूँ वो देख रहा हूँ कि यहाँ के स्कूल बनाने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। हमारा मैनेजमेंट भी केरला से आया, स्कूल बना दिया, लेकिन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजुकेशन को लेकर सीरियस नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दरअसल उमर अख्तर साहब, एक ट्रेजेडी है हमारे इस इलाके की, ख़ास तौर से जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है यहाँ की, कि हमने कभी तालीम पर काम नहीं किया, या किया बहुत पहले। अगर मैं कहूँ कि हमारे आबा और अजदाद ने अच्छा काम किया था, जैसे मैं अगर असारा का ही नाम लूँ तो असारा में 1924 में यहाँ स्कूल कायम हुआ और वो फिर हाई स्कूल और फिर इंटर कॉलेज बना। और ये असारा गांव जो है वो तालीम का मरकज़ रहा है एक ज़माने से। अब 100 साल हो गए उस कॉलेज को बने हुए। लेकिन अभी ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब जो है वो तालीम की तरफ से कुछ ध्यान लोगों का हटा है। बहुत सारी चीज़ों पे हम खर्चा करते हैं, लेकिन तालीम जो है वो हमारी जो फ़हरिस्त बनी होती है काम की, उसमें सबसे शायद नीचे जो है वो तालीम आती है। प्रायोरिटी में है ही नहीं तालीम। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और उसमें आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो काम वाक़ई में करना चाहते हैं, और हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है लोगों के ऊपर। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चा जो 2-3 साल का होता है इस वक्त तक बहुत सीरियस रहते हैं कि हम अपने बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाएंगे, अच्छे स्कूल में दाखिल कराएंगे। लेकिन जब बच्चे की पढ़ने की उम्र होती है, 4 साल का होता है, और जब दाखिला करा देते हैं, एडमिशन कराते हैं किसी स्कूल में,
उसके बाद वो जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। हाँ, आपका इसके बारे में क्या नहीं ख्याल नहीं, ये है? बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ भी हमें ये तजुर्बा हो रहा है, चूंकि मैं गांव अपने लौट कर आया हूँ तकरीबन 59-60 साल के बाद। जब मैं 5 साढ़े 5 साल का था तो मैं इस गांव से चला गया था तालीम की वजह से, और फिर अब यही सोच करके हम यहाँ आए कि ये हमारी जड़ें हैं, ये हमारा गांव है, आबाई गांव है हमारा, इससे ताल्लुक़ है हमारा, तो यहाँ के लोगों के लिए हम कुछ कर सकें। जो अपना तजुर्बा 43 साल 44 साल का जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे से यहाँ के लोगों को सिखा सकें। लेकिन जो बात आपने कही कि वालिदैन जो है बहुत ज़्यादा इस बात पर मरकूज़ रहते हैं कि अगर हमने दाखिला करा दिया तो अब ये स्कूल की ज़िम्मेदारी है। वो ये नहीं समझते कि स्कूल, अब हालात बदल गए हैं। 50 साल पहले के हालात में और आज के हालात में बहुत बहुत तब्दीली फर्क आई है। अभी इंटरनेट का ज़माना है, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अभी कंप्यूटर का ज़माना है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है ना? हो सकता है बहुत से गाँव के लोग यूज़ करते हैं, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, को। व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है ना? अब तो व्हाट्सएप बिल्कुल। ने उसमें दे भी दिया है जी, ना, एआई मेटा वाला जो है वो व्हाट्सएप पे आपके पास ऑप्शन है। तो ये चीज़ें देख कर के लोगों को ये अंदाज़ होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि स्कूल है सिर्फ़ 6 घंटे का। सही। दिन में होते हैं 24 घंटे। तो 24 घंटे में स्कूल अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा 6 घंटे की, लेकिन स्कूल के बाद क्या? इसको तो ये जो एक ज़िम्मेदारी है, ये खाली स्कूल की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये स्कूल और पेरेंट्स, वालिदैन, टीचर्स और वालिदैन, असतिज़ा और वालिदैन, ये उन सब की ज़िम्मेदारी है। टीचर ने अपना काम कर दिया, अब वालिदैन को ये ज़िम्मेदारी निभानी है कि जब बच्चा घर चला गया, तो घर जाने के बाद उसने कितना वक़्त अपनी पढ़ाई पे लगाया, या उसने बस्ता जाके घर में एक कोने में फेंक दिया और उसके बाद अगले दिन सुबह वो उस बस्ते को उठाता है। तो ये वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है, इस ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए कि ये तालीम जो है ये दोनों का एक यानी शराकत में ये काम करना है, पार्टनरशिप में ये काम करना है। ये स्कूल और वालिदैन दोनों की पार्टनरशिप है। बच्चा की जो ज़िम्मेदारी है वो स्कूल की भी है और वालिदैन की भी है। जब तक दोनों अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाएँगे, बच्चे का सही तरीके से जो है डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी। ये हमें काम करना है, हमें और आपको मिलकर काम करना है, वालिदैन को समझाना है कि नहीं, अब वो ज़माना चला गया। खाली स्कूल के बलबूते पे काम नहीं होगा, आपको घर में भी वक़्त देना पड़ेगा। अगर 6 घंटे स्कूल में दिए हैं पढ़ाई पर, तो 6 घंटे कम से कम, ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। अगर बच्चों को ज़िंदगी में आगे कुछ निकलना है, तो वो तो 10 घंटे भी और 12 घंटे भी घर पे जाके पढ़ेगा। लेकिन कम से कम जितना वक़्त स्कूल में दिया, उतना वक़्त तो घर पे जाकर के भी पढ़ाई पर देना चाहिए। ये समझाना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। पेरेंट्स एक और कंप्लेन लेके आते हैं, शायद आप भी फेस करते हो, वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे की ज़ुबान, जो जी। बोलचाल की ज़ुबान होती है, उनकी अच्छी नहीं है। हुँ। लेकिन जब हम बैकग्राउंड देखते हैं तो घर का माहौल वही होता है, वही सुनते हैं। जी। तो क्या इसमें स्कूल की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है या पेरेंट्स की, या दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती देखिए, हैं? फिर हम वहीं उसी बात पे आ जाते हैं कि बच्चा स्कूल में कितना वक़्त गुज़ारता है 6 घंटे। और किन के साथ गुज़ार रहा है। जो बच्चे वहाँ उसके साथ क्लासमेट्स हैं, जो उसके साथी हैं, वो भी तो वही ज़बान बोल रहे हैं ना। और हद तो ये है कि जो टीचर्स हैं, कई बार टीचर्स की भी वही वही ज़बान है, ज़ुबान होती वही है। ज़बान है। हम यही कहते हैं अपने यहाँ कि हमें ज़बान, हम टीचर्स को भी ख़ास तौर से हम कहते हैं कि क्लास में वो ज़बान बोलनी है जो किताब में है। वो बिल्कुल, भाषा या वो ज़बान नहीं बोलनी जो आप घरों में बोलते घरों हैं। में। घरों की ज़बान अलग है और किताबी ज़बान जो है अलग है। क्योंकि हम, ये स्कूल है, स्कूल में सिखाई जा रही है, ज़बान सिखाई जा रही है, तो वो ज़बान सिखाई जा रही है जो एजुकेटेड लोग बोलते हैं, जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं और जो किताबों में लिखी है। तो खाली इसकी ज़िम्मेदारी अगर सिर्फ़ स्कूल के ऊपर डाल दी जाए, तो उससे काम नहीं कम चलेगा। नहीं। क्योंकि उसने घर जाकर के कौन सी ज़बान सुननी है? वालिद वालिदा क्या ज़बान बोल रही हैं, वालिद क्या बोल रहे हैं, पड़ोस के बच्चे क्या क्या बोल बोल रहे रहे हैं, हैं? चाचा चाची दादा दादी क्या, क्या कौन सी बोल रहे हैं? भाषा बोल रहे हैं। यानी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, एक बहुत मेरे पास एक बच्चा था, वो यहाँ पर मेरे पास शिकायत आई कि वो गाली दे रहा है। अरे! तो मैंने उसको अपने पास बुलाया और फिर मैंने उसके दादा को बुलाया, क्योंकि उसके वालिद यहाँ नहीं है, वालिद उसके शायद बाहर रहते हैं। तो मैंने उसके दादा को बुलाया। अब वो जब दादा को बुलाया और मैंने उनसे कहा कि साहब ये देखिए क्या सिखा रहे हैं आप, इसको गालियाँ दे रहा है, ये तो ऐसी-ऐसी गालियाँ दे रहा है कि मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके सामने बोल नहीं सकता हूँ। तो आप यकीन कीजिए कि दादा ने उस बच्चे को वही सब गालियाँ दी, मेरे सामने। आपके सामने। तो मैंने दादा से कहा, भाई आप तो ये तो आपसे सीख रहा है, आप सही, ही सिखा रहे हैं। सही, सही, तो हमें ये देखना है कि वालिदैन या घर पे क्या बोला जाता है। सही। ज़ाहिर है जो बच्चा सुनेगा
वही बोले जैसे वो। जो कंप्यूटर में जब तक हम फीड नहीं करेंगे तो कंप्यूटर से हम कुछ आंसर भी नहीं ले सकते। तो जो फीड होता है वो हमारे कानों के जरिए फीड हो रहा है। तो जो भाषा, जो जबान वो सुन रहा है बच्चा, वही वो बोल रहा है। बिल्कुल। तो उस पे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे वालिद, मैं असारा गांव का रहने वाला हूँ, बड़ी खड़ी बोली है यहाँ की, जी, जी, है ना। बिल्कुल। और मैं तो नहीं बोलता हूँ वो भाषा, वो बिल्कुल, जबान मैं नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता हूँ? मैं अपने वालिद के साथ रहा और वालिद हमारे ऊपर, और मैं पुरानी दिल्ली में रहा हूँ, मैं पुरानी दिल्ली की भाषा भी नहीं बोलता हूँ। सही। चिड़िया को मैं चुड़िया नहीं बोलता हूँ, चिड़िया ने है ना। चिड़िया को चिड़िया ही बोलता हूँ, जो पुरानी दिल्ली में चुड़िया बोला जाता है। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मेरे ऊपर ये पाबंदी थी, वालिद साहब ने ये पाबंदी लगाई हुई थी कि स्कूल से घर और घर से स्कूल या घर से मस्जिद और मस्जिद से घर, इसके सही। अलावा कहीं आना जाना नहीं था। तो वो पाबंदी यहाँ भी वालिदैन को लगानी पड़ेगी कि आप कंट्रोल करें बच्चे को कि उसके दोस्त अहबाब कैसे हैं, किन दोस्तों के साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, और वो क्या भाषा बोलते हैं, क्या जबान बोलते हैं। और घर में भी माँ बाप कोशिश करें कि वो भी उसी तरह की जबान बोलें। तो दोनों मिलकर के काम करेंगे। स्कूल में टीचर्स के ऊपर कंट्रोल हो कि टीचर्स बिल्कुल। भी वो जबान बोलें जो पढ़े लिखे लोग बोलते सही। हैं, और घर में वालिदैन भी उसी तरह का माहौल बनाएं, माहौल। तब ये काम चलेगा। अदरवाइज सिर्फ 6 घंटे से 6 काम नहीं घंटे काम चलेगा। में। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और भी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 7, 8, 9, 10th क्लास के बच्चों से बात करेंगे, तो हर इंसान, अक्सर बच्चों का ख्वाब होता है हमें डॉक्टर बनना है, और वालिदैन भी डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अगर किसी बच्चे को मेडिकल लाइन में या कंपटीशन के लिए लेके जाना है, तो माँ बाप को या बच्चों को किस क्लास से ये तैयारी शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। जी जी। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप सही गाइड कर सकते हैं। नहीं, देखिए, ये तो एक गलत बात है कि माँ बाप ये कहें कि साहब मुझे तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। अब बच्चे में वो अहलियत ही नहीं है। अहलियत, मैं ये कहूँगा कि उसका एप्टीट्यूड नहीं है। जैसे मान लीजिए, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं, मुझे मैथमेटिक्स कभी अच्छा नहीं लगा, सही। है ना। तो मैं इंजीनियर कैसे बन सकता था? बिल्कुल। मुझे मैथमेटिक्स पसंद ही नहीं था शुरू से। 8वीं क्लास के बाद मैं मैथमेटिक्स से नफरत करता था, सही। है ना, मुझे नहीं पसंद था। तो किसी बच्चे को मैथमेटिक्स पसंद है, उसको उसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। किसी बच्चे का साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, किसी का लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी बहुत अच्छी है है। ना। किसी बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। बहुत तो अच्छा है। बच्चा तो आपका स्पोर्ट्स में अच्छा है, आप उसे डॉक्टर कैसे डॉक्टर बना बनाएंगे? है। जी, जी। बच्चा आपका, उसको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, उसको बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती, नहीं, आप उसको डॉक्टर कैसे डॉक्टर बनाएंगे? कैसे बनाएँगे? अच्छा, खाली डॉक्टर और इंजीनियर यही प्रोफेशन नहीं है, बहुत सारे है ना। आज की तारीख में इतने प्रोफेशंस हैं, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, उसी सब्जेक्ट में आपको अच्छे से अच्छा ऑप्शन मिलेगा। तो माँ बाप को ये समझना चाहिए, और स्कूलों का भी ये काम है कि स्कूल जो है शुरू से ही 5वीं क्लास के बाद, जैसे ही बच्चा 6ठी क्लास में आता है, तो वहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट कराएं, है ना। सब्जेक्ट लेवल के टेस्ट हों, उसमें पता चले कि बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में किस है, सब्जेक्ट में है? और उसी सब्जेक्ट से उसको गाइडेंस मिले, उसको काउंसलिंग हो कि अगर अच्छा तुम्हें आर्ट्स अच्छा लगता है, तुम्हें तुम्हें ड्राइंग अच्छी लगती है, तुम्हें मैथ अच्छा लगता है, तुम्हें बायो अच्छी लगती है, तुम्हें फिजिक्स अच्छी लगती है, या लैंग्वेज अच्छी लगती है। लैंग्वेज में ज़रूरी नहीं कि बच्चों को अंग्रेजी अच्छी लगती हो, अंग्रेजी। उसको हिंदी बहुत अच्छी लगती है, उसको उर्दू बहुत अच्छी बिल्कुल। लगती है। तो उसके लिए हमें टीचर्स को और स्कूल का ये रोल है कि उसको गाइड करें। और एक और रोल हो जाता है टीचर्स का और स्कूल का, कि चूंकि यहाँ वालिदैन खुद एजुकेटेड नहीं है, तो सही। वहाँ भी ये स्कूल का रोल हो जाता है कि वो वालिदैन को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें कि आपके बच्चे में ये सलाहियत है, आपके बच्चे का ये एप्टीट्यूड है, और आपके बच्चे को यहाँ जाना यहाँ चाहिए। जाना चाहिए। तो ये स्कूल की जिम्मेदारी है। आखिरी बात ये मालूम करना है कि देखा है ये पूरा इलाका अपना, ये मेलों का इलाका है, जलसे जुलूस का इलाका है, लेकिन एक चीज़ जो मैं पर्सनली मिस कर रहा हूँ कि यहाँ पेरेंटिंग पे खुसूसन कोई भी वर्कशॉप या नहीं कोई भी होती है। क्लासेस नहीं होते हैं। और मुझे जो लगता है कि यहाँ पे पेरेंटिंग के वर्कशॉप और क्लासेस प्रोग्राम्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितने भी चैलेंजेस हम लोग बात कर रहे हैं वो स्टार्ट वहीं से होती हैं। तो आप क्या इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, देखिए, पेरेंटिंग तो बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए भी ज़रूरी है पेरेंटिंग कि जो हमारे पास जो क्लाइंटेल है हमारा, जो जिस तरीके के माहौल से बच्चे आते हैं, जैसे माँ बाप हैं, माँ बाप बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए पेरेंटिंग पर वर्कशॉप होना ज़रूरी है। हमने कोशिश की थी यहाँ, पिछले साल एक हमने मेला लगाया था, उसी मेले में हमने एक पेरेंटिंग की भी वर्कशॉप करनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो पेरेंट्स उस तरफ गए नहीं, पेरेंट्स का ध्यान दूसरी चीज़ों पर रहा। लेकिन ऐसी वर्कशॉप की ज़रूरत है। पेरेंट्स को सही दिशा का मिलना ज़रूरी है कि वो कैसे बच्चों की परवरिश करें।
जी, पेरेंटिंग का मतलब यही है जी, कि बिल्कुल। कैसे बच्चों की परवरिश की जानी चाहिए, उनको उनकी ज़बान का कैसे ख्याल रखें, उनकी दूसरी ये पढ़ाई का कैसे ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है और इस पर वर्कशॉप होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। नाज़रीन, हमारे इलाके में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। डॉक्टर अनीस साहब खुद एक बहुत रिसोर्सफुल पर्सन हैं और डॉक्टर अनीस साहब की तरह बहुत सारी पर्सनालिटीज़ आपके वेस्टर्न यूपी में रहती हैं, कांदला, सारा, कैराना, शामली और बड़ौत, बागपत। लेकिन बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि इनसे हम लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते। हम बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, पेरेंटिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बच्चों को काउंसलिंग करा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का अच्छा फ्यूचर बनाना, अपने बच्चों का अच्छा करियर बनाना, तो आएँ, हम सब मिलके काम करें। इंशाअल्लाह अगर काम करेंगे, इलाके से अगर 100-50 बच्चे कामयाब होंगे, तो हमारे इलाके का नाम होगा, एजुकेशन का स्टेटस ग्रो होगा और इंशाअल्लाह इसका क्रेडिट पूरे इलाके को जाएगा। इसी से हमारे इलाके की डेवलपमेंट होगी।